नमस्ते। तो आज हम रिवाइज करेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया है छोटे बिजनेसमैन को कि वो टैक्स दे दे डायरेक्टली एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एंड उनको कंप्लायंसेस भी कम करनी पड़े। तो कंपोजिशन स्कीम दो तरह की है। एक एक तो है प्राइमरीली फॉर गुड्स के लिए, जो गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व है, प्लस रेस्टोरेंट सर्विसेज, उनको दी गई है सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2). और जो सर्विसेज के सप्लाई में इन्वॉल्व है उनको उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10(2)(a) की। तो 10(1) 10(2) वाली हो गई गुड्स के सप्लायर्स के लिए, प्लस रेस्टोरेंट सर्विसेज भी कवर्ड है इसमें। जो सर्विसेज में इन्वॉल्व है मेजरली, थोड़ी बहुत गुड्स भी करते हैं, उनके लिए सेक्शन 10(2)(a) अच्छी रहेगी। तो क्या जो प्राइमरीली फॉर गुड्स में इन्वॉल्व है वो क्या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। वो मार्जिनल सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच इज हायर। अब मान लीजिए पिछले साल का टर्नओवर था मेरा 1 करोड़, तो 10% ऑफ टर्नओवर हो गया 10 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 10 लाख तक मैं सर्विसेज सप्लाई कर सकता हूँ इस साल। अगर पिछले साल टर्नओवर जीरो था, मैं नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कंपोजिशन स्कीम में ले रहा हूँ, तो पिछले साल का टर्नओवर जीरो था तो मैक्सिमम में मैं 5 लाख ही सर्विसेज सप्लाई कर पाऊंगा। उसके बाद कंडीशंस आ जाती है। कंडीशंस क्या है? ये कंडीशंस दोनों के लिए सेम है। 10(1) और 10(2) में अगर आप लोगे या 10(2)(a) में लोगे। नॉट एंगेज्ड इन, फर्स्ट कंडीशन होगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज्ड हो आप, तो फिर टैक्स ही नहीं देना आपको। फिर तो क्या तो कंपोजिशन स्कीम, क्या नॉर्मल स्कीम, तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आपको टैक्स ही नहीं देना, तो टैक्स ही नहीं देना तो फिर क्या तो कंपोजिशन स्कीम और क्या ही नॉर्मल स्कीम। फिर दूसरा आ गया इंटरस्टेट सप्लाई। अब सरकार मान रही है कि जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं वो बड़े लोग हैं, उनको कंपोजिशन स्कीम की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तीसरा आ गया सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि जोमेटो स्विगी इनके थ्रू सप्लाई करते हो, तो भी सरकार मान रही है कि आप बड़े आदमी हो, आपको कंपोजिशन स्कीम की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब नोटिफाइड गुड्स सर्विसेज कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ नीचे आएंगे अगर हम, तो नोटिफाइड गुड्स सर्विसेज ये वाली है जिनके मैन्युफैक्चरर एलिजिबल नहीं है। पहला आ गया आइसक्रीम, तो मैंने यहाँ पे फोटोज भी लगा रखी है आइसक्रीम। फिर पान मसाला, तो रजनीगंधा पान मसाला अपना। टोबैको, तो ये सिगरेट की फोटो हो गई। एरिएटेड वाटर मतलब कोको कोला पेप्सी, ये ड्रिंक्स वगैरह। फिर फ्लाई ऐश, ये फ्लाई ऐश हो गया। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गई, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीन्स बिल्डिंग ब्रिक्स। आर्थन और रूफिंग टाइल्स, तो ये वाली टाइल्स जो आपके घरों की छत पे लगती है। तो ये सब गुड्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फोटो को देख लो एक बार। और बेसिकली लॉजिक क्या है इनको हट इन एलिजिबल करने का, कि इन सब पे जीएसटी लग रहा है 28%। अगर गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन दे देती तो गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो जाता, इसलिए इन सबको नहीं दिया। इन पे लग रहा है जीएसटी 28%। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, ये दोनों भी इनएलिजिबल है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी 5 कंडीशन होगी। पहली होगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो बात ही खत्म हो गई। आप टैक्सेबल सप्लाई में नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कंपोजिशन में हो चाहे नॉर्मल हो। दूसरा हो गया इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो सरकार मान रही है कि आप बड़े आदमी हो तो आपको जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करोगे, सरकार ने मान रही है कि आप बड़े आदमी हो, जोमेटो स्विगी में आपका काम चल रहा है, तो फिर आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। चौथा हो गया मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स, वो हमने देख लिया, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, एरिएटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, उन सब पे लग रहा है 28% जीएसटी, तो सरकार कंपटीशन देगी तो सरकार को घाटा हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। पांचवा आ गया अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद रेट्स, आपको कितनी रेट से टैक्स देना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% ऑफ टर्नओवर, अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो तो 5% ऑफ टर्नओवर,
और अगर आप ट्रेडर हो, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी बच गया, अदर्स की रेट है ये, बट बेसिकली ट्रेडर ही बचेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडर। तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो रेट्स है वो टर्नओवर पे लगाई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल टर्न, मतलब एग्जाम सप्लाई पे ट्रेडर जो है टैक्स नहीं देगा, वो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाईज पे टैक्स देगा। 10 में जो रेट है वो है 6% ऑफ टर्नओवर। तो सब जगह आपको याद रखना कि हमेशा टर्नओवर ही यूज है, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए टैक्सेबल टर्नओवर यूज है। उसके बाद अब आ जाओ टर्नओवर लिमिट। तो टर्नओवर लिमिट यहाँ पे अदर स्टेट्स की तो 1.5 करोड़ है, 10 1 और 2 की स्कीम के लिए, और इन स्टेट्स के लिए 75 लाख है। तो इनको आप कैसे याद रख सकते हो? सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लो, उसमें से सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लो, उसमें से माइनस कर दो आसाम, प्लस कर दो उत्तराखंड। तो ये सारे स्टेट आ जाएंगे, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। बस एक उत्तराखंड को हटा दो, और आसाम की जगह इन्होंने उत्तराखंड डाल दिया क्योंकि आसाम एक अच्छा स्टेट बन गया। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे लिमिट कम इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पे 75 लैक्स का काम करना और जो प्लेन एरियाज है अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़ के काम करने के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिमिट आती रखी है। यहाँ पे एक ही लिमिट है 50 लैक्स, चाहे आप कहीं भी हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टर्नओवर लिमिट लगाने निकालने के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, और जो इस पर टैक्स देना उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दोनों में डिफरेंस है। जब लिमिट निकालेंगे तो हम ऐड करेंगे टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, और माइनस कर देंगे इनवर्ट सप्लाई, आरसीएम वाली टैक्सेस, जो भी टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस वगैरह, एग्जाम सप्लाई, इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो एग्जाम सप्लाई है वो माइनस कर देंगे, बाकी एग्जाम सप्लाई सब ऐड कर लेंगे। तो टर्नओवर लिमिट निकालने के लिए कैलकुलेशन इस तरह से होगी। टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जाम सप्लाई आएगी, माइनस कर देंगे आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई, टैक्सेस प्लस सेस, और एग्जाम सप्लाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो वाला भी माइनस कर देंगे। अब जिस पे टैक्स देना है वो टर्नओवर कैसे निकालेंगे? इसमें भी सेम टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी, एग्जाम सप्लाई आ जाएगी, माइनस कर देंगे इनवर्ट सप्लाई, टैक्सेस, एग्जाम सप्लाई, इंटरेस्ट ऑन लोन, सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये वाली जो कंडीशंस है ये कब होगी? ये जब आप नए नए, अगर एक नया बंदा जब वो सीधा ही रजिस्ट्रेशन एज ए कंपोजिशन स्कीम में ले रहा है, तब ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसी साल मैंने काम चालू किया और मैंने 3 महीने में 20 लाख का टर्नओवर कर लिया, तो 20 लाख होते ही मैं लायबल हो गया। तो अब उसके बाद में कंपोजिशन स्कीम ले ली मैंने, और फिर मेरा 50 लाख हो गया, और मैं सर्विसेज की, मैं मान लो टेलर हूँ, सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूँ, 10 में मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूँ, और 50 लाख मेरा रीच हो गया। तो 50 लाख रीच होते ही मैं टैक्स तो मैं 30 पे ही दूंगा क्योंकि मैं लाइबल बीस, कब हुआ? 20 टर्नओवर अचीव करने के बाद। और फिर 20 से 50 तक की जर्नी में मैं 30 पे टैक्स दे दूंगा एट द रेट ऑफ 6%। लेकिन 50 के बाद मैं फिर मेरे को नॉर्मल रेट से टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चार्ट से समझाता हूँ। मैं नया एक, मैं मान लो मेरा एक सलून की शॉप है जो मैंने न्यू स्टार्ट करी है। तो मैंने यहाँ पे 5 फरवरी को काम स्टार्ट कर दिया। अब 3 अप्रैल को मेरा टर्नओवर अचीव हो गया 20 लाख का, तो मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब 5 जून को मैं टर्नओवर रीच कर गया 50 लाख। तो इस 20 से 50 मतलब 30 लाख पे मैं टैक्स दूंगा एट द रेट ऑफ 6% कंपोजिशन स्कीम में। अब 50 के ऊपर नॉर्मल जीएसटी लगेगा 18%, जो भी सप्लाई होगी। 50 के ऊपर मान लो मेरा 20 लाख टर्नओवर हो गया, 70 पहुंच गया मैं, 50 पे 20 70, तो इस 20 लाख में मैं 18% दूंगा, 30 लाख में मैं 6% दूंगा। ठीक है जी। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं नोट्स भी।
ये हमने देख ही लिया था। टर्न हाँ, ये अब कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। टर्नओवर टू बी कैलकुलेटेड ऑन पैन ऑल इंडिया बेसिस। अगर मेरे अलग अलग रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट्स में, तो टर्नओवर सब स्टेट्स का मिला के कैलकुलेट करूंगा। कंपोजिशन स्कीम सब स्टेट्स के लिए अलग अलग ले सकते हो, बस इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, एक रजिस्ट्रेशन राजस्थान में, तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो और दोनों जगह से सप्लाई भी कर सकते हो आप। पर महाराष्ट्र से राजस्थान, राजस्थान से महाराष्ट्र, इस तरह सप्लाई नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने दोनों, आपका मान लो दोनों जगह आपने सलून खोल दिया, एक महाराष्ट्र में सलून है एक आपका, एक राजस्थान में है, तो दोनों में आप सलून चला सकते हो, पर राजस्थान से महाराष्ट्र में माल नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पैन पैन ऑल इंडिया बेसिस पे आप, सॉरी एक मिनट, पैन ऑल इंडिया बेसिस पे आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। फिर कंपोजिशन स्कीम टू बी पैनल फॉर टेकन फॉर ऑल रजिस्ट्रेशंस अंडर सेम। एक पैन में जितने भी रजिस्ट्रेशन है सब पे कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एमपी में तो ले लिया कंपोजिशन स्कीम और महाराष्ट्र में ले रहे हो नॉर्मल स्कीम, ऐसा नहीं होगा। कंपोजिशन स्कीम लागू होगी पूरे पैन पे, जितने भी रजिस्ट्रेशन है सब पे कंपोजिशन स्कीम लागू होगी, वन पैन वन स्कीम। हाँ, उसके बाद अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो, नए नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आप कभी भी ले सकते हो स्कीम, ये एनी टाइम द फाइनेंशियल ईयर कभी भी ले सकते हो आप। लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो आपको बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आप स्कीम ले सकते हो, और आपको पहले इंटीमेट करना होगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ, कंपोजिशन सप्लायर जो होगा, ना तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, जो भी ये रेट्स है वो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना, उसको अपने आप से देना है। नो टैक्स कलेक्शन इज अलाउड। नो आईटीसी, उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। उसको जो भी उसने टैक्स की रेट्स है वो टोटल टैक्स पे करना है उसे, आईटीसी की चेन से वो बाहर हो जाएगा। इश्यू बिल ऑफ सप्लाई, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा वो। उसके बाद ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम shall lapse on the date on which turnover exceeds limit of 50, 75, 150 लाख। जिस दिन आपका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा हो गया, उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन, जो कंपोजिशन स्कीम का जो आपका आपने ऑप्शन लिया है टैक्स पे करने का अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो लैप्स हो जाएगा, और उस दिन से आपको रेगुलर रेट पे टैक्स देना होगा। और लास्ट है अपना स्टिल लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम वेर एवर अप्लीकेबल। ठीक है, ये आपका कंपोजिशन का रिवीजन समाप्त होता है। ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।